हाँ जी बेटे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी अरुण सेतिया क्लासेस। और बेटा आज अपनी सेकंड वीडियो है ऑन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको एक चैप्टर स्टार्ट करवाया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। और मैंने आपको बताया था कि उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कई सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, यानी कि उसके अंदर आपको डिमांड भी पढ़ना है, उसके अंदर आपको सप्लाई भी पढ़ना है, उसके अंदर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ना है, उसके अंदर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ना है, और सर उसके अंदर हमको फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी पढ़ना है, और उसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक है, अब उस सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक हमने कवर किया था, दैट वाज डिमांड। उसमें मैंने ये आपको करवा दिया था कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डिमांड। चलो एक बार रिकॉल करो, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डिमांड। कि सर जब किसी भी चीज को लेकर तीन कंडीशंस हम सेटिस्फाई कर देते हैं, किसी भी कमोडिटी को लेकर हम तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम उस गुड की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, वो तीन कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट, डिजायर टू बाय, सेकंड, परचेजिंग पावर, थर्ड, विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी कि आपके लिए, आपकी उस कमोडिटी के लिए डिजायर भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, और विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? सेटरिस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा सर, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फैक्टर वाज ओन प्राइस। ओन प्राइस को छोड़ के और कौन कौन से फैक्टर्स होते थे? और सर होते थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ, उसमें क्या आता था? प्राइस ऑफ रिलेटेड में क्या आता था? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, वेदर कंडीशंस, पॉपुलेशन साइज, बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इन सारे फैक्टर्स को क्या मान के चलता है? कांस्टेंट मान के चलता है कि इन सब में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इनमें जब चेंज आएगा तो प्राइस को कांस्टेंट माना जाएगा, जब आप प्राइस के साथ डिमांड को कंपेयर कर रहे हो तो इनको कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जहां पर नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, यानी जो आप नॉर्मल रूल पढ़कर आए हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ और सिचुएशन बनेगी और उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। उसमें फर्स्ट वाला क्या था कि आपका गिफन गुड्स, सेकंड क्या था? आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, थर्ड वाज योर साइकोलॉजिकल बायसनेस या फिर इल्यूजन आपके दिमाग में किसी प्रोडक्ट को लेकर होता है, और फोर्थ वाज आपका स्पेकुलेशन। ठीक है, यहीं पर हमने अपनी क्लास छोड़ी थी और डिमांड वाला टॉपिक जो था वो अपना पूरा हुआ था। अगर 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 आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है, आई विल सजेस्ट यू आप फर्स्ट वो वाली वीडियो देखें, वो वाली क्लास देखें, उसके बाद फिर आप यहां से कंटिन्यू करें। ठीक है, यहां से आज जो मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करूंगा दैट इज सप्लाई। अच्छा, डिमांड की जो हम बात करते हैं, डिमांड की हम बात करते हैं फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि डिमांड हम किसके एंगल से पढ़ते हैं बेटा? कंज्यूमर के एंगल से पढ़ते हैं। बट अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो सप्लाई हम किसके एंगल से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर के एंगल से पढ़ते हैं। किसके एंगल से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर के एंगल से। समझ में आ गई? हेलो जी, अगर डिमांड की हम बात करते हैं तो डिमांड किसके एंगल से बात करते हैं? कंज्यूमर के एंगल से। ठीक है, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर की बात किसके एंगल से करते हैं? सप्लाई की बात आप कर रहे हो तो वो आप किसकी बात कर रहे हो? प्रोड्यूसर की बात कर रहे हो। समझ में आ गई? यानी कि आपको जब डिमांड के कॉन्सेप्ट को सोचना है तो आपको दिमाग में रखकर चलना है कि मैं कौन हूं? कंज्यूमर हूं। आपको जब सप्लाई के बारे में सोचना है तो आपको दिमाग में रख के चलना है मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर हूं। क्लियर है जी? सुनिए, अब ये बोल रहा है सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो सुनेंगे आराम से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था, ऐसी ही है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए क्या लिखा हुआ है इसने, बट पहले तो सर ये समझा रहा है सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपने पढ़ा था डिमांड का मतलब क्या होता है, ऐसे ही क्या समझा रहा है सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो याद करो, डिमांड का मतलब होता था सर तीन कंडीशंस पूरी करेंगे, तो ऐसी कोई कंडीशन सप्लाई के लिए भी होती है? आंसर इज यस। मैंने एक चीज यहां पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, वो चीज ये है कि लोगों को लगता है या बच्चों को लगता है कि जो सेल होती है वो सप्लाई होती है, जो सेल होती है वो सप्लाई होती है। ऐसा नहीं होता। सेल इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, ये याद रखना आपने। ठीक है, सेल इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। एक्चुअल सेल इज नॉट सप्लाई। बेचना सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, विलिंगनेस टू सेल रखना इज कॉल्ड सप्लाई, यानी कि द प्रोडक्ट
what the producer is ready to sell, what the producer is willing to sell, that is called कि वो उसकी सप्लाई है, बशर्ते कि वो उसकी एबिलिटी भी हो बेचने की। सर समझ नहीं आया? आप कोई चीज बेचना चाहते हो, ठीक है, बट आपकी एबिलिटी नहीं है। मेरा मन कर रहा है मैं ताजमहल बेच दूं, बट वो मेरी एबिलिटी नहीं है, ठीक है, मेरे पास राइट्स नहीं है ताजमहल को सेल करने के। दैट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो, तो मैं उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें जो आप बेचना चाहते हो, आपकी एबिलिटी भी है, यू आर रेडी टू सेल दैट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। एक्चुअल सेल करना इज नॉट सप्लाई। समझ में आ गई बात? पढ़ें एक बारी। सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच अ मार्केट कैन ऑफर। सप्लाई बताती है सर कि एक मार्केट क्या क्या ऑफर कर सकती है, यानी कि मैंने बोला ना, आपकी सप्लाई के अंदर यह आएगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। ऑफर करने का मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि मार्केट आपको क्या प्रोडक्ट दे सकती है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। द क्वांटिटी सप्लाइड, the quantity supplied refers to the amount of a good producers are, एक मिनट, willing to supply। willing to supply का मतलब होता है सर वो बेचना चाहते हैं। when receiving a certain price, the supply of the good or service refers to a quantities of that good or service that producers are prepared to offer for sale at a prices over a period of time, ठीक है जी। सप्लाई मीन्स अ शेड्यूल। अब ये बोल रहा है सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस एंड अमाउंट्स दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो बार बार एक ही बात कह रहा है सर, एक प्राइस का शेड्यूल होगा, प्राइस के साथ आप सप्लाई लगाएंगे और वहां पर आप ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कौन व्यक्ति कितनी यूनिट्स को बेचना चाहता है। द सप्लाई इज नॉट सेम कॉन्सेप्ट एज द स्टॉक। अब एक यहां पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, एक वर्ड होता है सर स्टॉक। क्या वर्ड होता है? स्टॉक। सर हाँ, ये तो हमने सुना हुआ है, अकाउंट्स में सुना होगा आपने, स्टॉक। और एक वर्ड में आपको पढ़ा रहा हूं, सप्लाई। तो सर इन दोनों में बेटा अंतर होता है, ठीक है। स्टॉक एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सप्लाई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सर कैसे? तसल्ली से सुनना, तसल्ली से, ठीक है। आपने जब नेशनल इनकम पढ़ी होगी, ठीक है, या जब भी कभी 12th में मैक्रो पढ़ी होगी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसका नाम होता था स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता था, मैं लिख देता हूं यहां पे, उसका नाम होता था स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक कॉन्सेप्ट पे होते हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो फ्लो कॉन्सेप्ट पे होते हैं। सर हमको तो समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। सुनो मैं बताता हूं। वो वेरिएबल्स, वो चीजें जिनको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सको, उनको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जिनको आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो उनको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। सर एग्जांपल देना। मेरी वेल्थ, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन सबको मैं एक पॉइंट पे खड़ा होकर मेजर कर सकता हूं, ठीक है। रियलिस्टिक एग्जांपल दूं, बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल दूं। अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं तो यहां से वहां तक का कितना डिस्टेंस है, यहां से वहां तक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। उसको पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं ना यार, यहां खड़ा होकर मैं बता सकता हूं वहां का डिस्टेंस कितना है, बट यहां से वहां तक जाने की स्पीड कितनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट। जिसको आप पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते, बट उसको आप पीरियड में मेजर कर सकते हो। जिसको आप पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते, बट उसको आप पीरियड में मेजर कर सकते हो। तो फ्लो कॉन्सेप्ट्स वो चीजें होती हैं बेटा जिनको आप पीरियड में मेजर करते हो, ठीक है। पॉइंट पे मेजर नहीं हो रही है, पीरियड में मेजर हो रही है। सर आपने ये क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया आपको कि जो कॉन्सेप्ट्स पीरियड में मेजर होते हैं उनको फ्लो बोला जाता है, जो कॉन्सेप्ट्स पॉइंट पे मेजर होते हैं उनको फ्लो स्टॉक बोला जाता है। तो जो ये लिखवा रहा हूं ना मैं, ये स्टॉक और फ्लो, ये इससे रिलेटेड है, स्टॉक और सप्लाई से। सर ये जो आपने स्टॉक लिखा है ये यही वाला स्टॉक है? नहीं, ये वाला स्टॉक नहीं है। ध्यान से सुनना, सामने देखो, एक बार स्क्रीन पे देखो। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक, ये कॉन्सेप्ट का नाम है स्टॉक। और जो ये वाला स्टॉक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला स्टॉक जो लिखा हुआ है, ब्लू वाले में जो स्टॉक लिखा था, वो स्टॉक का मतलब था जो माल आपके पास बचा पड़ा होता है, गुड्स बच जाते हैं ना आपके पास, वो वाले स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो जो आपका स्टॉक होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अरे सर क्या क्या लिखवा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो,
जो आपका स्टॉक होता है वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो बचा हुआ माल है वो एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि बचे हुए माल को एक पॉइंट पे काउंट किया जा सकता है, ठीक है। बट जो आपकी सप्लाई होती है, जो आपकी सप्लाई होती है, ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। कैसा कॉन्सेप्ट होती है? फ्लो। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सर सप्लाई को हम मेजर तो कर सकते हैं बट पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते। सप्लाई को हम मेजर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गई बात? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है जी? अब पढ़ें इसको एक बारी। बोल रहे द सप्लाई इज नॉट सेम कॉन्सेप्ट एज द स्टॉक ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मींस द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन एग्जिस्टेंस, मतलब कितना माल टोटल पड़ा है, जबकि उसमें से कितना वो रेडी टू सेल है। मतलब मेरे गोडाउन में मान लो 200 यूनिट पड़ी है किसी चीज की, तो वो स्टॉक है। बट उस 200 में से मैं 150 यूनिट बेचने को तैयार हूं, तो वो सप्लाई है। ठीक है, तो स्टॉक इज अ कॉन्सेप्ट विच इज एग्जिस्टिंग, एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन योर प्लेस, एट योर प्लेस, जो आपकी गोडाउन में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा स्टॉक है। while supply means that commodity, that unit of the commodity या that quantity of the commodity what you are ready to sell in the market at a particular price which is prevailing in the market। मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस प्राइस पर आप कितनी यूनिट बेचने को तैयार हैं, उसको सप्लाई बोलेंगे। ठीक है जी, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब बारी आती है लॉ ऑफ सप्लाई की। सर जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे ही है लॉ ऑफ सप्लाई। ये रहा जी, लॉ ऑफ सप्लाई। तो मुझे बताएंगे फटाफट से लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? सर ये स्टार्ट वैसे ही तो होगा, सेट्रेस पैरेबस, हाँ वैसे ही होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा 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 सर, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे वहां पर प्राइस को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते थे, तो ऐसे यहां पर भी प्राइस को छोड़ के और भी फैक्टर्स होंगे। यस। यानी अब आपको ना, पहली बात तो देखो, पहली बात तो ये है कि आपको कंज्यूमर के एंगल से नहीं सोचना। पहली बात तो ये आपको किसके एंगल से सोचना है? प्रोड्यूसर के एंगल से, दैट यू आर अ प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो और आप प्रोड्यूसर के एंगल से सोच रहे हो, तो आप ये सोचो कि जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको ज्यादा बेचोगे या आप उसको कम बेचोगे। अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर इज कंसर्न अबाउट व्हाट? प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है? सर प्रॉफिट चाहिए। तो जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा वो उस कमोडिटी को ज्यादा सेल करेगा या कम सेल करेगा? बताओ। आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू पीपल कि सर अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो वो उस कमोडिटी को ज्यादा सेल करेगा या कम सेल करेगा? आंसर इज कम सेल करेगा। ना ना ना, ऐसा गलत है। नलायकों को डिमांड के एंगल से सोच रहे हो। आपका दिमाग हमेशा ना डिमांड पढ़ लेता है, फिर डिमांड के एंगल से हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। अच्छा प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम कर दो। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ प्राइस बढ़ गया, तुम बोल रहे हो सप्लाई भी कम कर दो। ना, सप्लाई कम नहीं होगी। अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगा। प्रोड्यूसर, अगर किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी कम कर देगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन। अब उसको ये नजर आ रहा है यार, जिस चीज में प्राइस ज्यादा तो मार्जिन ज्यादा, जिस चीज का प्राइस कम तो मार्जिन भी कम। तो एक काम करो, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा दो, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम कर दो। बात समझ में आ गई? अब जैसे ही मैं ये लॉ समझाता हूं तो लॉ तो समझ में आ गया। ठीक है, एक लाइन और भी मैं बोल देता हूं। आपको याद होगा प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? इनवर्स। प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन था। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा कि यहां पर प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी गुड्स का ओन प्राइस बढ़ता है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, ओन प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, ओन प्राइस घटता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई घटा देगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? उड़ गई? सर ये तो समझ में आ गया, लॉ ऑफ सप्लाई भी समझ में आ गया, हम बोल भी लेंगे लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब हम लिख भी लेंगे, सेटरेस पैरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। if the own price of the commodity increases, quantity supplied will also increase. If the own price of the commodity decreases, quantity supplied will also decrease। तो हम ऐसे लिख तो देंगे, बट सर हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। वो डाउट ये है कि सर अगर हम दोनों लॉ को कंपेयर करें तो आपने ना एक जगह पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड। मैंने बोला हाँ। और आपने एक जगह पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई।
तो सर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर दो। मैंने बोला हाँ। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा दो। मैंने बोला हाँ। तो बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ, दोनों को मिक्स करना जरा। मैंने बोला हाँ करो, बताओ क्या हुआ। तो दे सेड कि सर आप एक चीज देखो, जब प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर कम खरीदेगा। आपने पढ़ाया सर, ठीक है। मैंने बोला हाँ मैंने पढ़ाया, प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कम खरीदेगा। आप खुद सोचो यार, अगर आपकी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता तो आप कम खरीदोगे ना। हाँ सर हम कम खरीदेंगे, हम इस बात से मना नहीं कर रहे। फिर मैंने बोला क्या हुआ। कह रहे आप कह रहे हो कि प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देगा। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट चाहिए तो वो तो सप्लाई बढ़ा देगा। तो बच्चे के दिमाग में डाउट आ गया कि सर एक बात बताओ, जब कंज्यूमर, मान लो एक गुड है, मान लो पेन है, ठीक है, पेन का प्राइस बढ़ गया, पेन का प्राइस बढ़ गया। अब जब सर पेन का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो गई होगी, यानी लोग उसको कम खरीदेंगे, और जब लोग कम खरीदेंगे तो सप्लायर इतना ज्यादा सप्लाई क्यों उतार रहे हैं मार्केट में। मैंने बोला डाउट तो सही है यार, भाई प्राइस बढ़ गया किसी चीज का, प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम होगी। अब जब बंदा ले ही नहीं रहा, कोई कस्टमर खरीद नहीं रहा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही डिमांड उड़ गई है मार्केट से, बिल्कुल डिमांड नहीं उड़ गई है, डिमांड कम हो गई मार्केट से। अब जब डिमांड कम हो गई है तो जब कंज्यूमर्स खरीद ही कम रहे हैं तो आप उल्टा क्यों करवा रहे हो, मतलब सप्लायर और ज्यादा बना के बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कहां से हो जाएगा। सर ऑलरेडी डिमांड कम जा रही है, आप बोल रहे हो सप्लाई भी बढ़ा दो, तो आपको नहीं लग रहा गैप आ जाएगा। नहीं, ये जो लॉजिक है ना, जब मैं आपको लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, मार्केट इक्विलिब्रियम, तब मैं ये टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा कि ये दोनों लॉ बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, ऐसे ही मार्केट के अंदर ऑपरेट होते हैं, और इन्हीं के थ्रू मार्केट की जो एक्सेसिव चीजें होती हैं वो इम्बैलेंस से बैलेंस में आती हैं। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इट इज ओके, ये बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में डाउट आया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि वो एक अच्छा डाउट था, क्योंकि सर ये बहुत कम बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने डाल दिया। अब मैंने डाउट तो बता दिया, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं दिया। ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा है सेट की, जब आप लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, वहां पर मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो लॉ ऑफ सप्लाई मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार इसको रीड कर लेते हैं बुक से, आ जाओ। लॉ ऑफ सप्लाई, लो जी। लॉ ऑफ सप्लाई states that a firm will produce and offer to sell greater quantities of a product or service as the price of that product or service rises, other things being equal। वही आगे बात, अदर थिंग्स चेंज नहीं होनी चाहिए सर। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया जैसे डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स थे, ऐसी सप्लाई के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सर जब एक प्रोड्यूसर सप्लाई के बारे में सोचता है तो वो प्राइस को लेकर तो सोचता है कि प्राइस बढ़ेगी तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, प्राइस घटेगा तो मैं सप्लाई घटा दूंगा, बट प्राइस को लेकर ही सप्लाई को चेंज करता है, ऐसा नहीं होता। प्राइस इज नॉट द सोल फैक्टर विच इज अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द सप्लायर। ठीक है, प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिनसे सप्लायर की सप्लाई इफेक्ट होती है, और वो उनके बारे में भी सोचता है। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बट जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात हम करेंगे तो सप्लाई को रिलेट करेंगे किसके साथ, किसके साथ, प्राइस के साथ। जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई को रिलेट करेंगे प्राइस के साथ। ठीक है, कौन सा प्राइस, ओन प्राइस। ओन प्राइस मतलब उसी गुड का प्राइस जो आप खरीद रहे हैं। हेलो, उसी गुड का प्राइस जो आप खरीद रहे हैं। ठीक है, देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है सर, अब डिमांड वाला याद रखना है कैसा रिलेशन है। हेलो, कैसा रिलेशन है, बोलो बोलो बोलो। डिमांड वाला कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। सप्लाई वाला कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। इन दिस स्टेटमेंट चेंज इन प्राइस इज द कॉज एंड चेंज इन सप्लाई इज द इफेक्ट। ये इन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी। बोल रहा है कॉज क्या है, कारण क्या है, प्राइस का चेंज होना, उससे इफेक्ट क्या है, सप्लाई का चेंज होना। बेसिक सी बात है। द प्राइस लीड्स, द प्राइस राइज लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है जी, इट मे बी नोटेड दैट एट हायर प्राइसेस देयर इज ग्रेटर इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर और फर्म्स टू प्रोड्यूस एंड सेल मोर। अब ये लॉजिक समझा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर्स को एक लगेगा कि यार ये वाली चीज ज्यादा बेचते हैं तो इसमें प्रॉफिट हमें ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा बेचते हैं। ठीक है, सप्लाई बढ़ जाती है। अदर थिंग्स इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी अदर की बात कर रहा है, फैक्टर्स पे आ गया, क्या क्या चीज होती है अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, लेवल ऑफ कंपटीशन, और आपका साइज ऑफ इंडस्ट्री,
गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसने क्या लिखा, 10 पूरे जो इन्होंने पूरी इतनी बड़ी कथा सुनाई उसका सार समरी यही है, सेटरिस पैरिबस, with an increase in the price of the good the producer is willing to offer more quantity of the market for sale। बस खत्म कहानी कि सर प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। भूल के भी मत बोल देना लॉ ऑफ डिमांड जैसा लगेगा और टोटल गलत हो जाएगा। दोबारा बोलो, सेटरिस पैरिबस, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन है। हेलो, कैसे रिलेशन है सर? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, चले आगे। चलो जी, चलो सर आगे चलो। लो जी, इसके आगे इन्होंने दे रखा है लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ। अच्छा जी, ये तो हमें पता ही नहीं था। लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ दैट स्टेट्स दैट, अब फिर दोबारा लॉ ऑफ सप्लाई समझा रहे हैं। चलो कोई नहीं, पढ़ लो पढ़ लो। ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस, जैसी तरह गुड या सर्विस का प्राइस बढ़ेगा द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विस दैट सप्लायर ऑफर विल इंक्रीज। क्या बोल रहा है? प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी, बस बात खत्म। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मतलब मैंने बोल दिया है, उसी में हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो गया, प्राइस घटेगा सप्लाई कम हो जाएगी। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द आइटम गोज अप। अरे यार, फिर दोबारा वही लाइन बोल रहा है, अगर प्राइस ज्यादा जाता है मतलब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर्स को नजर आएगा कि प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा बेचेंगे। आप रीड कर लेना, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं। समझ में आ गई जी यहां तक कहानी? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? क्लियर है जी यहां तक? तभी हम आगे चलेंगे। यहां तक आप क्लियर कर लो, ठीक है, आप रीड कर लो। अब इसके अगला टॉपिक आपको दे रखा है assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए, तो सेम हो गया, जैसे assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड थी ऐसे assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई है। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही है, बट मेरे को ये फैक्टर्स आपको थोड़े थोड़े से समझाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टर समझा देता हूँ आपको। फैक्टर समझा के फिर उनके साथ इन्होंने सबके साथ एक काम करना है। आपने सबके साथ क्या लिख रहा है? नो चेंज नो चेंज नो चेंज, मतलब वो सारे फैक्टर्स आपके क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। सर मतलब, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भैया फैक्टर पढ़ लो। जो फैक्टर्स आप पढ़ाऊंगा मैं आपको वो सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? अदर फैक्टर्स में। सर इनको अदर क्यों बोलते हैं? आपने डिमांड वाले में बोला अदर फैक्टर, अदर फैक्टर मैंने बताया था वहां पे, आपने ध्यान नहीं कराया। तो अदर का मतलब होता है, देखो, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, ओन, अच्छा डिमांड की बात करो, चलो डिमांड में ओन प्राइस था, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री था, इनकम नॉर्मल की थी, इनकम इंफीरियर के केस में थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे ना, उसमें से ओन प्राइस अलग कर दो और बाकी सारे अलग कर दो। तो ये जो बाकी सारे बच गए ना, इन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, उसको बोलते हैं अदर फैक्टर। क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स। ठीक है, वैसे यहां पर है, प्राइस को अलग कर दो और अदर फैक्टर्स को अलग कर दो। प्राइस को अलग कर दो, अदर फैक्टर्स को अलग कर दो। ठीक है, प्राइस को अलग कर दो, अदर फैक्टर्स को अलग कर दो। तो ओन प्राइस की अगर बात करूंगा वो तो लॉ ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओन प्राइस की अगर बात करूंगा तो वो तो लॉ ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब सर वो लॉ ऑफ सप्लाई बनेगा तो अदर फैक्टर्स कहां जाएंगे? तो अदर फैक्टर्स अदर्स में आ जाएंगे। अब अदर्स में चेंज होगा तो प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज होगा तो अदर्स में चेंज नहीं होगा। बस छोटी सी बात है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें। फर्स्ट फैक्टर है आपका नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, प्राइस के अलावा एक और फैक्टर होता है जिसका नाम होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर इससे सप्लाई कैसे चेंज होती है? बेटा दो केस है। अगर आपके पास देखो, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, तो आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ेंगी। आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। अगर 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 आपके पास डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी का मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेकार है, यानी पुरानी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, तो इन दैट केस आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी आपकी सप्लाई इफेक्ट होती है। इफ यू आर हैविंग अ गुड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपडेटेड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी।
अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी का स्टेट है वो बहुत डिग्रेडेड है, या ऐसे बोल लो कि योर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी लो या वेरी इंफीरियर एज कंपेयर टू मार्केट, तो आपकी सप्लाई जो है सर वो कम हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, आप कौन हो बताओ, आप कौन हो? सर हम इंसान है। अरे नलायकों, उससे ऊपर उठो, चैप्टर में आओ। आप कौन हो? प्रोड्यूसर्स हैं। सर हम कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स हैं तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है? किसी भी कमोडिटी का कर रहा है जिसका वो बेच रहा होगा, जिसकी वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है सर, आप दोनों बातें सेम बोल रहे हो, बेच रहा है सप्लाई कर रहा है, तो मतलब सेम होती? नहीं 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 नहीं, मतलब जो चीज आप बनाकर बेच रहे हो, बेचना चाहते हो, वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर डूइंग सेल, वेदर यू आर ऑफरिंग फॉर सेल, दैट इज सप्लाई, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है। अब जो चीज आप बना रहे हो, तो यार वो किसी फैक्टर से तो बनेगी ना। सर समझ नहीं आई। अरे बेटा, जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन के लिए इनपुट भी तो चाहिए। आउटपुट बनाओगे तो आउटपुट के लिए इनपुट चाहिए। हाँ सर चाहिए। तो जो इनपुट आपको चाहिए उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो सर फैक्टर्स भी तो खरीद के लाने पड़ते हैं मार्केट से। हाँ। अब एक बार बताओ, अगर मान लो फैक्टर्स महंगे हो गए, क्या महंगे हो गए? फैक्टर्स महंगे हो गए। गुड्स महंगा नहीं हुआ, जो आप बेच रहे हो वो महंगा नहीं हुआ, जो आप जिसकी मदद से आप गुड्स बना रहे हो वो महंगा हो गया, यानी कि फैक्टर्स महंगे हो गए। अगर फैक्टर्स महंगे हो जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। मेरी बात समझो आराम से, देखो मैं लिख के समझाता हूं। देखें इधर, मैं बोल रहा हूं आपकी फैक्टर्स जो है, अगर इनका प्राइस बढ़ता है तो इनका प्राइस बढ़ने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ेगी। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस करेगा। सर प्रॉफिट रिड्यूस कैसे करेगा? हम प्राइस बढ़ा देंगे। बेटा प्राइस तो कांस्टेंट है ना, अदर फैक्टर पे हो ना। जब अदर पे पढ़ रहे हो तो प्राइस तो मानोगे इस समय कांस्टेंट है, प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, अदर के साथ कंपेयर करो सिर्फ। अगर आपका फैक्टर का प्राइस चेंज हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सर हाँ ठीक है, हमको फैक्टर महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो हमारे को जो बनाने की लागत आ रही है वो लागत ज्यादा आएगी। ठीक है, लागत ज्यादा आएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सर सोचने वाली बात ये, जब प्रॉफिट ही कम हो गया तो मैं सप्लाई ज्यादा क्यों करूंगा? मैं सप्लाई भी क्या कर दूंगा तब? यानी सीधी सीधी सी बात ये हुई कि सर फैक्टर का प्राइस अगर फैक्टर का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाती है। उल्टा बोलो, सर अगर फैक्टर का प्राइस कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सर क्यों? बेटा फैक्टर का प्राइस कम होने का मतलब आपको जो फैक्टर मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है। फैक्टर सस्ता मिलने का मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, कम आ रही है तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, बोलो जी, बोलो 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 बोलो। क्लियर है यहां तक? थर्ड देखो जी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सर ये क्या कह रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब? ये तो बहुत ईजी है, सुनो। मार्केट में कितनी फर्म्स अवेलेबल है? मार्केट में कितनी फर्म्स अवेलेबल है? ठीक है, उसको बोल रहा है फर्म्स ऑफ मार्केट। एक वर्ड में ना डिफरेंस होता है। एक वर्ड होता है फर्म, एक वर्ड होता है इंडस्ट्री। सर दोनों में क्या अंतर है? इंडिविजुअली आपको फर्म कहा जाएगा, इंडिविजुअली यू विल बी कंसिडर्ड एज फर्म, कलेक्टिवली यू विल बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री, कलेक्टिवली यू विल बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री। ठीक है, तो बोल रहा है अगर इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं, सर इसका एग्जांपल देना। अरे बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल है, इजी सा एग्जांपल है, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सर कैसे? सुनो, मान लीजिए जैसे हम लोग टीचिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, आर इंस्टीट्यूट इज इट सेल्फ अ फर्म, हमारा इंस्टीट्यूट अपने आप में एक फर्म है, कोई XYZ अपने आप में एक फर्म है, कोई ABC इंस्टीट्यूट अपने आप में एक फर्म है, बट वी ऑल आर टीचिंग इंडस्ट्री। तो अगर इस इंडस्ट्री में और सप्लायर्स आते हैं, मीन्स और टीचर्स आते हैं और इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं, तो सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी ना, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट आएगा वो सप्लाई ऑफर करेगा। ठीक है, सो जैसे ही नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी सप्लाई का लेवल भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी सप्लाई का लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, इजी सा। नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ द फर्म। अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, गोल ऑफ द फर्म। सर गोल की अगर बात करें तो एक फर्म के दो गोल हो सकते हैं।
एक फर्म के दो गोल हो सकते हैं। वो दो गोल कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सर इसका मतलब क्या है? देखो सुनो, जब कोई सेलर नया नया मार्केट में आता है, सर नया नया, हाँ नोना नोना मार्केट में आता है, तो जब वो नया नया मार्केट में आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि सर मेरे को प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एकदम से भी आपने बिजनेस स्टार्ट ही करा है, नया नया आपका सेटअप हुआ है। तो जब नया नया आपका बिजनेस स्टार्ट ही होता है ना, तो किसी भी सेलर के दिमाग में ये नहीं होता मैं पहले दिन घर से निकल रहा हूँ, काम करने निकल रहा हूँ और मेरा बिजनेस आज आज पहला दिन है और मैं काम करूंगा आज पहले दिन तो मेरे को बम्पर प्रॉफिट हो जाएगा ना। इट माइट बी पॉसिबल आज तो आपको लॉस हो जाए, कोई आपकी दुकान पे, मान लो आपने दुकान भी खोली ना, तो कोई आपकी दुकान पे आए भी ना, कोई आपके जहां भी जो भी आप काम कर रहे हो कोई आए भी ना, नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर विल raise a query regarding anything about that your product or anything whatever it is, जो भी है उसके बारे में कोई पूछे भी ना, हो सकता है कोई चढ़े ही ना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस पर भीड़ लग जाए। यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं है देखो कि पहले दिन काम नहीं होता हमेशा लॉस ही होगा। मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बेटा ऐसा देखा जाता है कि जो लोग नए होते हैं, मतलब अभी नया नया कुछ स्टार्टअप हुआ है, तो उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल, मतलब फर्स्ट फेज पे प्रॉफिट नहीं होता कि एकदम प्रॉफिट हमको इंक्रीज करना है। फिर सर क्या होता है बेटा? उनका ऑब्जेक्टिव इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। उनका उद्देश्य होता है यार अभी सेल बढ़ानी है। ठीक है, क्या बढ़ानी है? सेल बढ़ानी है। तो सेल बढ़ाना जिनका उद्देश्य होता है ना, वो सेम प्राइस पर भी अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। क्या बोला मैंने? सेम प्राइस पर भी अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। बट जिन लोगों का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, जिन लोगों का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, वो लोग सप्लाई तो बढ़ाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ाते हैं जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट है। तो उनको लग रहा है यार प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तभी ज्यादा बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेचेंगे। तो गोल ऑफ द फर्म डिपेंड करता है, वैरी करता है फ्रॉम फर्म टू फर्म। जिस फर्म का उद्देश्य गोल जिस फर्म का उद्देश्य या गोल सेल्स को बढ़ाना है, हेलो किसको बढ़ाना है? सेल्स को बढ़ाना है। तो जिसका उद्देश्य सेल्स को बढ़ाना है, उसकी सप्लाई जो होगी वो सेम प्राइस पर भी राइज कर जाएगी। वो अदर फैक्टर है। जिस फर्म का उद्देश्य प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, किसको बढ़ाना होता है? प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। तो वो लोगों की सप्लाई सिर्फ तभी इंक्रीज करेगी अगर प्राइस इंक्रीज करेगा। प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तो उनकी सप्लाई भी इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में पता क्या है यार, महंगा बिकेगा वाला प्रॉफिट होगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेच रहे, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है जी, तो दिस वॉज योर गोल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज सेलर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। अच्छा, जैसे डिमांड में कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन थी, ऐसी सप्लाई में सेलर की एक्सपेक्टेशन होती है। अब मेरे को आप बताओ, चलो आप ना सप्लायर हो, आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, बताओ आप ज्यादा बेचोगे या कम? फ्यूचर में आपको पता है कि इस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, महंगी हो जाएगी, तो आप आज ज्यादा बेचोगे या कम? सर आज कम बेचेंगे। क्यों? आप होल्ड कर लोगे ना यार, कल को महंगा हो जाएगा तब बेचेंगे, तब बेचेंगे। अब देखो ये भी एक्सेप्शन क्रिएट करता है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, आपको पता है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है, बट आप आज सप्लाई कम कर दोगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था? प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ा दे। बट ये तो मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं? फ्यूचर प्राइस को आज की सप्लाई से कंपेयर कर रहा हूं। फ्यूचर प्राइस को आज की सप्लाई से कंपेयर कर रहा हूं। इन दोनों चीजों को अगर कंपेयर करूंगा तो फिर वो देख के तो मुझे नजर आ ही रहा है ना कि सर ये तो एक्सेप्शन क्रिएट हो गई। ठीक है, तो आगे देख लेंगे इसको एक्सेप्शन में। बट अभी तो मेरे को फैक्टर समझाना है। फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई आज की कम हो जाएगी। फ्यूचर का प्राइस कम होगा, आपको लग रहा है यार कल को रेट गिर जाएगा, सस्ता बिकेगा, भाई आज ही निकाल दे, आज ही बेच दे, इसको रखना नहीं है। तो आप आज की सप्लाई बढ़ा दोगे, भाई बेच के खत्म करो इसको, कल को अगर सस्ता हो गया हमारे को तो लॉस हो जाएगा, तो आज ही इसको निपटाओ। नेक्स्ट इज टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी। और लो जी, पहले तो लास्ट वाला पढ़ लो, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये अदर गुड्स क्या है? अदर 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 अदर, दिमाग पे जोर डालें जरा, अदर क्या है और बताएं मेरे को। व्हाट इज दिस अदर गुड्स? सर ये अदर क्या है? बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। अदर इज
रिलेटेड गुड। इन्होंने, निकम्मों ने यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी सर, रिलेटेड। अच्छा सर, इसके अंदर वो दोनों आ गए, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ दोनों ही आ गए। ठीक है, अभी अदर गुड्स में एग्जांपल ले लेगा सब्स्टिट्यूट का। चलो मेरे को खुद से बताओ, सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होने वाला है बताओ सर, क्या होने वाला है? मतलब क्या इंपैक्ट आएगा प्राइस का सप्लाई के ऊपर, बताओ। सर अगर प्राइस बढ़ेगा, मैंने आपको डिमांड में पढ़ाया था ना, प्राइस बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती थी। अब डिमांड के एंगल से मत सोचना, यू आर नॉट कंज्यूमर, यू आर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के एंगल से बताओ क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा। मान लो किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर उसके सब्स्टिट्यूट गुड की, मान लो टी है, चलो टी और कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, तो जो टी बना के बेच रहा था, प्राइस बढ़ गया। अब मैं आपको ना एक सॉल्यूशन दूं, सीधा ना कूद के दूसरे गुड्स पे नहीं जाते। आप एकदम से दूसरे गुड पे जाओगे तो आप, मैं पता क्या होता है दिमाग में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। तुमसे पूछा ना मैंने, टी का प्राइस बढ़ गया, बताओ कॉफी की सप्लाई पे क्या, तुम सीधा कॉफी पे पहुंच जाते हो, कॉफी में क्या होगा, कॉफी में क्या होगा। अरे भाई कॉफी पे सीधा मत पहुंचो, उसके सब्स्टिट्यूट पे मत पहुंचो, पहले इधर ही रहो, इधर से उसका इफेक्ट निकालो। किधर से? टी में, जिसका चेंज आया उसको तो पता है ना, पहले इसका इफेक्ट निकालो, फिर देखो इसका और वो वाले गुड का आपस में क्या रिलेशन है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा उसका आंसर क्या होगा। जैसे टी का प्राइस बढ़ गया, बढ़ गया, अब टी की सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? तो टी महंगी हो गई है तो प्रोड्यूसर तो ये सोचेगा टी को ज्यादा बेचो, टी को ज्यादा बेच के क्या होगा, टी में प्रॉफिट है, तो भाई टी की सप्लाई बढ़ा। जब वो टी की सप्लाई बढ़ा देगा तो जो कॉफी वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या लगेगा, भाई चाय बेच के तो बहुत कमा रहे हैं, टी बेच के तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉफी वाले भी कहां शिफ्ट हो जाएंगे? टी पे। यानी कॉफी वाले लोग भी सप्लाई का कर देंगे कम। तो सीधा सीधा सा आंसर क्या हुआ, टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। समझ में आ गई जी बात? टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर है जी? अब लास्ट मेरे को समझाना है ये टैक्स एंड सब्सिडी। टैक्स एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट की ना एक पॉलिसी होती है, टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बोल रहे इसको आप तो, या तो किस तरीके का टैक्स गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे लगाती है। आज प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूं तो बेटा आज तो जीएसटी चलता है, ठीक है, बट प्रायर टू जीएसटी से पहले एक टैक्स लगा करता था, उसका नाम होता था एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम होता था? एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स था, यानी चीजों को बनाने पे टैक्स होता था, मैन्युफैक्चर करने पे टैक्स होता था, बेचने पे तो आगे फिर वैट वगैरह और ये सब लगता ही था, ठीक है, बट बनाने पर भी टैक्स लगता था, दैट वाज एक्साइज ड्यूटी। अब जिस गुड पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिस गुड पर, जिस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, इट इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर देती है, तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई बढ़ा देगा या घटा देगा? फटाफट से आंसर। प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई बढ़ा देगा या घटा देगा? सर प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई घटा देगा। जब गवर्नमेंट किसी चीज पर टैक्स इंपोज कर देती है तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई कम कर देगा। रीजन बीइंग कि प्रोड्यूसर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगेगी और प्रोड्यूसर को लगेगा जिस पर टैक्स ज्यादा लग रहा है कंज्यूमर वो गुड्स नहीं खरीदने वाला, क्योंकि अल्टीमेट बर्डन तो देखो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो कंज्यूमर उस गुड को खरीदेगा नहीं क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, तो उसको नजर नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉफिट है, वो उसकी सप्लाई कम कर देगा जिस पर टैक्स इंपोज हो जाएगा। बट जिस पर सब्सिडी ग्रांट कर देती है गवर्नमेंट, सरकार आपको बोल रही है भैया जाओ बनाओ बेचो, हम आपको बनाने, मतलब आप ये गुड अगर बेच रहे हो तो आपको सब्सिडी देंगे, तो प्रोड्यूसर उस केस में उस गुड की सप्लाई क्या कर देगा? बढ़ा देगा। प्रोड्यूसर उस केस में उस गुड की सप्लाई क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो किसको अफेक्ट करते हैं? सप्लाई को। सर कौन कौन से थे? ओन प्राइस ऑफ द गुड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ द फर्म्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर में क्या आ गया आपका? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, ठीक है, टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारे फैक्टर्स थे। अब मैं दोबारा बोलूंगा, ओन प्राइस एक तरफ, बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ, ओन प्राइस एक तरफ, बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ, ठीक है, ओन प्राइस एक तरफ, बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ।
सर ये नीचे का ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, आपने डिमांड का ग्राफ तो सर बना के दिखाया नहीं है। डिमांड का ग्राफ तो आपने बना के नहीं दिखाया। अब तो मैं डिमांड का ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपको इक्विलिब्रियम का टॉपिक दे रखा है। मैंने बोला इक्विलिब्रियम में बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब सारा डिमांड सप्लाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ तुमको। अभी तो मैं बात ही नहीं करूंगा उसके बारे में। यहाँ पे सुनो जरा, सुनो 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 सर। डिमांड विमांड का ग्राफ व्राफ तो आपने बना के नहीं दिखाया। लो दिखा देते हैं जी, ये लो। डिमांड के अगर ग्राफ की बात करूंगा तो डिमांड का जो कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग सर कैसे बनता है? इधर आप लिखेंगे प्राइस, इधर आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी थी, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड आएगा। ठीक है सर, सप्लाई कर्व जो होता है वो कैसे बनता है? हाँ, वो भी दिखा देते हैं। लो जी लो, लो जी लो। सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है जी? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब सर इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेची जा रही थी, इधर आप लिखेंगे प्राइस। अच्छा, प्राइस किस में लिखेंगे? प्राइस किस में लिखेंगे? प्राइस किस में लिखेंगे? प्राइस लिखेंगे, बताओ प्राइस किस में लिखेंगे? रुपीज में, डॉलर में नहीं लिख देना नालायक। प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेची जा रही थी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, तो आपका सप्लाई कर्व जो है वो जैसे कैसे जाएगा? अपवर्ड। ठीक है, सप्लाई कर्व जो है वो कैसे जाएगा? अप। तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। चलो थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स और बता देता हूँ। डिमांड जो होती है वो दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब मार्केट में प्रेजेंट सभी कंज्यूमर्स की डिमांड का टोटल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ठीक है जी सर। हाँ जी सर। सर ऐसी सप्लाई भी होती है? हाँ बेटा, ऐसी सप्लाई भी होती है। सप्लाई में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, यानी एक सेलर की सप्लाई। और मार्केट सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में प्रेजेंट सभी सप्लायर्स की सप्लाई का टोटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज सर, एक चीज लिख रहा हूं स्क्रीन पे और कोशिश करना कि आप उसे खुद से आंसर करेंगे। ठीक है, सप्लाई फंक्शन। लो जी, बताओ, कोशिश करें और मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई फंक्शन। और याद करो, मैंने तुमको बोला था कि किसी भी चीज का फंक्शन डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कर सकते हैं, बिना पढ़े कर सकते हैं। और इसका तो मैंने बता भी दिया था यार। सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर आपने कुछ बोला था डैश और डैश में रिलेशन। हाँ एग्जैक्टली, सप्लाई और हेलो, सप्लाई सप्लाई सप्लाई। याद करो, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ जरा, कि सप्लाई और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जब तक ये दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे नहीं ना, आंसर आएगा नहीं। ठीक है, और खुद से जब हम ट्राई करते हैं ना आंसर निकालने की, तो आपको याद रहेगा कि यार हमने क्या पढ़ा था। सप्लाई और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इन दोनों में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उसको बोलेंगे सप्लाई फंक्शन। यानी सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो मैं लिखवा देता हूं एक बार यहां पे, सप्लाई फंक्शन refers to functional relation between supply and its determinants। सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स में जो रिलेशन है उसको बोलेंगे सप्लाई फंक्शन। सर इसको अलजैब्रिकली कैसे लिख लेंगे? इसको अलजैब्रिकली लिखेंगे बेटा ऐसे, क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ, जैसे उसको लिखते थे, और ब्रैकेट में आपके फैक्टर्स आ जाएंगे सारे। ठीक है सर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं बता दो, खुद बताओ, चलो खुद से कोशिश करो, क्या क्या फैक्टर्स थे? प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है जी, नंबर ऑफ फर्म्स,
गोल ऑफ द फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, टैक्स एंड सब्सिडी, ये सारे फैक्टर्स आप इसके अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको एल्जेब्रिकली लिख सकते हैं। अब नीचे आप इसकी इलाबोरेशन दे देंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एन का मतलब नंबर ऑफ फर्म्स है, जी का मतलब गोल ऑफ द फर्म है, टी मतलब ये वाला टी इज टेक्नोलॉजी, टी मतलब टेक्नोलॉजी, दिस टी इज टैक्स, एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? चलें जी आगे। अब आगे सुनो, इसके बाद इन्होंने एक टॉपिक नहीं दिया, बट क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि मटेरियल में नहीं भी है तो क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, और वो टॉपिक का नाम है, आज कोई तुक्का मारेगा कौन सा टॉपिक का नाम है, क्या क्या होगा? सोचो सोचो, तुमने ना सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, डिमांड वाले और सप्लाई वाले, ठीक है, बट एक टॉपिक नहीं पढ़ा। डिमांड क्या थी, सप्लाई क्या थी, मैंने बढ़ा दी। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई हो गए हैं। अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई हो गई है। तो एक टॉपिक रह गया, कौन से वाला बताओ? बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 सर, एक टॉपिक रह गया, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, एक्सेप्शंस मतलब बेटा ये तो पता ही है आपको, ये कैसी बात हुई, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई पूछने वाला? एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है सर? एक्सेप्शंस मतलब जिस पर नॉर्मल रूल एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पर नॉर्मल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, नॉर्मल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, तो एक बात बताओ मेरे को, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सप्लाई का रूल एप्लीकेबल नहीं होता? सबसे पहला है एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, जैसे जो लॉ ऑफ सप्लाई है नॉर्मली क्या बोलता है, सेट्रेस पैरिबस, इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घट जाएगी। बट एक बात बताओ, क्या ये रूल एग्रीकल्चरल गुड्स पे अप्लाई हो सकता है? आंसर इज नो। सर क्यों? बेटा आप बोल रहे हो प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ा दो, यार जो गुड्स नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, तो उसको नेचर जितना टाइम लेगा प्रोड्यूस करने में तो उतना तो लेगा ही ना। अब कल को चलकर उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो आप अपनी मर्जी से सप्लाई थोड़ी बढ़ा सकते हो। मान लो किसी खाने वाली चीज का, ठीक है, फूड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, प्याज महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, कुछ भी महंगा हो गया, तो यार अपनी मर्जी से थोड़ी सप्लाई बढ़ा दोगे? जादूगर कोई हो कि रातों रात घर पे बैठ गया और आपने सप्लाई बढ़ा दी, ले कल बेच देंगे मार्केट में? ऐसा तो नहीं होता। तो फिर आप क्या करोगे? वट यू विल डू? आप नहीं बढ़ा सकते सर सप्लाई। सर हमको तो सर ने बोला था लॉ ऑफ सप्लाई लग जाएगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ा दो, तो बढ़ा के दिखाओ। नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे कौन से वाला गुड है? ये एग्रीकल्चरल गुड है। एंड द थिंग्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, या थिंग्स विच आर एग्रीकल्चरल इन नेचर, दे आर नॉट इन योर हैंड्स, देयर प्रोडक्शन इज नॉट इन योर हैंड। आपके हाथ में प्रोडक्शन नहीं है कि आप जब मर्जी प्रोडक्शन करा और रेडी टू सेल कर दिया, चल कल बेच देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखो मेरे को टेबल बना के बेचनी है, मेरे को चेयर बना के बेचनी है, मेरे को लैपटॉप्स बना के बेचने हैं, मेरे को कुछ भी बना के, ट्यूबलाइट बना के, कुछ भी बना के बेचना है, वो मेरे हाथ में है। प्राइस बढ़ेगा, मैं कल इसका प्रोडक्शन डबल कर सकता हूँ भाई। अब ट्यूबलाइट बनानी है या चेयर बनानी है, टेबल बनानी है, लैपटॉप बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मेरे को बारिश पे थोड़ी डिपेंड होना है कि बरसात होगी फिर मैं इसका उत्पादन करूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो सर होना क्या है? होना ये है कि जो चीजें नेचर पे डिपेंड हो रही है ना, वो फंस रही हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन नेचर वाइज होगा। अब वो अगर नेचर का वो जो सिचुएशन, वो सिनेरियो नहीं बना तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा। या आप अपनी मर्जी से सप्लाई नहीं बढ़ा सकते कि प्राइस बढ़ गया, चलो प्राइस डबल हो गया, हम सप्लाई भी डबल कर देंगे। नहीं कर सकते। दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। वो आपके हाथ में नहीं है। उसको प्रकृति जितना टाइम लेगी बनाने में उतना टाइम लगेगा, उससे कम टाइम में आप उसकी सप्लाई निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में इवन इफ प्राइस राइज भी कर जाए, सप्लाई विल नॉट राइज, सप्लाई विल नॉट राइज। सेकंड है आपका एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन इज योर
आर्टिकल्स ऑफ, जैसे वहां पर था आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, यहां पर होता है आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। अच्छा, मेरे पास ना एक डाउट आया, वो डाउट क्या है मैं बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में गिफ एंड गुड्स पढ़ाए थे, तो एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया, सर उस लाइन में लिखा हुआ था कि गिफ एंड गुड्स का, अच्छा आपने मतलब बताया था गिफ एंड का मतलब होता है हाईली इंफीरियर। मैंने बोला हाँ, मैंने बताया था हाईली इंफीरियर होता है कि बहुत, ठीक है, अल्टीमेट लेवल का बेकार क्वालिटी। तो सर उसमें ना लाइन में लिखा हुआ था कि दिस गुड्स वर नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन। तो उनका नाम गिफिन था, तो मतलब वो हाईली लेवल के इंफीरियर थे। ओ भाई ऐसा नहीं है, सुन लो। होता ये है कि जो आपका वो वर्ड लिखा है ना कि सर रॉबर्ट गिफिन, तो देखो जो उन्होंने ना ये थ्योरी डेवलप की थी, तो जो व्यक्ति एक थ्योरी डेवलप करता है तो वो थ्योरी हम उसके नाम पर डाल देते हैं। तो ऐसी वो जो गिफिन गुड्स की थ्योरी है वो उनके नाम पर डली हुई है। तो गिफिन का मतलब बहुत अव्वल दर्जे का घटिया नहीं होता है। मतलब कई लोग, वो बच्चे के दिमाग में पता है लिटरल मीनिंग आ गया कि गिफिन वर्ड का मतलब होता है हाई लेवल इंफीरियर। ठीक है, गिफिन का मतलब वो नहीं है, वो तो गिफिन, रॉबर्ट गिफिन ने वो थ्योरी दी थी, तो उनके नाम पे वो थ्योरी डल गई। बट उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि इस तरीके के, इस प्रकार के गुड्स होते हैं जो इतने घटिया होते हैं कि उनका इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है और प्राइस कम होने पर भी उनकी डिमांड बढ़ती नहीं है। ठीक है, ऐसे यहां पर है आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सर ये कौन से गुड्स होते हैं? बेटे वो गुड्स होते हैं जो यूनिक टाइप होते हैं। ठीक है, आप इनको कह सकते हो रेयर गुड्स, एंटीक गुड्स, जो यूनिक टाइप होते हैं थोड़े, ठीक है, जो बहुत लिमिटेड एक्सटेंट है जिसका। अब ऐसे जो गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स के केस में प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई कैसे बढ़ेगी? क्या आप सप्लाई बढ़ा सकते हो? आंसर इज नो। सर क्यों? बेटा वो तो रेयर है ना। सर समझ नहीं आया। डायमंड, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड, ये डायमंड जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो डायमंड थोड़ी बढ़ रहे हैं। सर क्या कह रहे हो? हाँ बेटा सही तो कह रहा हूं, प्राइस बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ जाएगी, बट डायमंड तो नहीं बढ़ सकता ना, वो तो एक है, उसकी सप्लाई तो आप और नहीं निकाल सकते। तो ऐसे गुड्स जो लिमिटेड नेचर के होते हैं, ऐसे गुड्स जो एंटीक नेचर के होते हैं, ऐसे गुड्स जो रेयर नेचर के होते हैं, अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो इनकी सप्लाई बढ़ती नहीं है। रीजन बीइंग कि ये लिमिटेड होते हैं और इससे ज्यादा इनकी सप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है जी। थर्ड एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन इज पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स। सर ये क्या होता है? व्हाट इज पेरिशेबल गुड्स? दो तरीके के ना गुड्स होते हैं, एक होते हैं ड्यूरेबल, ड्यूरेबल वो होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। एक होते हैं पेरिशेबल, पेरिशेबल गुड्स। सर पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी से खराब होते हैं, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। सर जल्दी से खराब होने का मतलब वो गुड्स जिन जिन जिनकी 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 शेल्फ लाइफ कम होती है, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। सर शेल्फ लाइफ मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक आप शेल्फ पे स्टोर करके नहीं रख सकते, डिस्प्ले में आया और आपने बेच दिया, ऐसे गुड्स होते हैं पेरिशेबल गुड्स। आप लिख सकते हैं विच हैव शॉर्ट, विच हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ, जिनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है सर? छोटी होती है। ठीक है सर, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। अब सोचो इन पर लॉ ऑफ सप्लाई कैसे नहीं लग रहा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था? प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ा दो, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम कर देना। पर सर ये ऐसे गुड्स होते हैं जो जल्दी से क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और अगर किसी सप्लायर के पास इस प्रकार के गुड्स पड़े हैं जो जल्दी से खराब हो जाएंगे, पेरिश कर जाएंगे, डेमोलिश हो जाएंगे, खराब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बेकार हो जाएंगे, तो ऐसे गुड्स की सप्लाई प्रोड्यूसर प्राइस कम करके भी बढ़ा देता है, प्राइस कम करके भी बढ़ा देता है। सर कैसे? बेटा प्राइस कम भी होगा ना तो प्रोड्यूसर को लगेगा भाई कम में भी बिक रहा है, इसको निकाल दे, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो। और वही वाली बात हुई कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप एक काम करें, कुछ में जा रहा है, जाने दे, प्राइस कम करके
आप सप्लाई को बढ़ा रहे हो, प्राइस को कम करके आप सप्लाई को बढ़ा रहे हो। समझ में आ गई जी बात। सो पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी सप्लाई कम करके भी बढ़ जाती है। मतलब प्राइस कम हुआ, इस केस में क्या हुआ, प्राइस तो कम हुआ, आपने सप्लाई बढ़ा दी, तो और बेचो, और बेचो, क्यों, खराब हो जाएगा ना यार, रख लो या तो रख लो। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, नहीं नहीं सर हमें तो गलत लग रहा है ये कि प्राइस कम हो गया तो सप्लाई हम ज्यादा नहीं कर रहे, तो भाई रख लो, अगर रखोगे तो टोटल लॉस हो जाएगा। तो इस केस में प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइस को कम करके सप्लाई को बढ़ा देता है। फोर्थ इज ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल, अच्छा ऑक्शन सेल तो सबने सुनी होगी, इसकी हिंदी होती है नीलामी। ऑक्शन सेल, नीलामी। नीलामी में बिडिंग होती है, ऑक्शन में बिडिंग होती है। अच्छा जब बिडिंग होती है, जब बिडिंग होती है तो प्राइस बढ़ता है। हाँ सर, सामने वाले जो बिडर्स होते हैं वो बिड लगाएंगे, तो बिड लगाने से चीजों का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है सर, जब चीजों का प्राइस बढ़ेगा, चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। भाई चीज तो लिमिटेड है, चीज तो उतनी ही है, प्राइस भले ही बढ़ गया, प्राइस भले ही बढ़ गया, आप क्या चीज को ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, आंसर इज नो। सर कोई चीज 10 लाख की थी, उसकी बोली लग गई 20 लाख रुपए, बोली लग गई 40 लाख रुपए, तो ये मतलब थोड़ी है कि 10 लाख की चीज थी, अब बोली 40 लाख तक पहुंच चुकी है और वो चीज 40 लाख की प्राइस पे आ चुकी है, तो मतलब वो चीजें 4 हो गई हैं, 4 चीज थोड़ी हो जाएंगी, चीज तो अभी भी एक ही है। द गुड जिसकी बिडिंग चल रही है वो गुड इज लिमिटेड इन नेचर, आप उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। ठीक है जी। तो उसके अलावा, के अलावा मैं बात करूं तो ये किस में आ गया, एक्सेप्शन में आ गया, नीलामी किस में आ गई, एक्सेप्शन में आ गई, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया बट सप्लाई बढ़ती नहीं है। तो मैंने ना आपको 4 एक्सेप्शंस बताई सप्लाई की, बताओ कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, फर्स्ट कोशिश करो बेटा, खुद से कोशिश करो। फर्स्ट एग्रीकल्चरल गुड्स, सेकेंड आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जिसका मतलब हुआ कि रेयर गुड्स होते हैं या एंटीक गुड्स होते हैं, अनकॉमन गुड्स होते हैं। ठीक है। थर्ड इज योर क्या कहते हैं, थर्ड इज योर, थर्ड इज योर, थर्ड इज योर, थर्ड इज योर, बोलो बोलो खुद से कोशिश करो। थर्ड इज योर पेरिशेबल गुड्स, वेरी गुड। थर्ड इज योर पेरिशेबल गुड्स, सर जो जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। ठीक है। और फोर्थ इज योर, फोर्थ इज योर, बोलो बोलो बोलो, अभी तो सामने स्क्रीन पे लिखा, वहीं से देख के बोल दो। फोर्थ इज योर, वेरी गुड, ऑक्शन सेल या ऑक्शन गुड्स। ठीक है। तो ये 4 एक्सेप्शन होती हैं किसकी, लॉ ऑफ सप्लाई की, एग्रीकल्चरल, पेरिशेबल, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन एंड ऑक्शन गुड्स। क्लियर है जी यहां तक। अब मैं एक बार बुक से ना आपको रीड करवाता हूं, देखो क्या क्या हमारा हो गया। आप एक चीज नोट करें, देखें इसको, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका पूरा हो गया, मतलब डिमांड वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसके बाद ये मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके बारे में अभी मैंने चर्चा नहीं की है। ठीक है, दोनों को मर्ज करके मैंने बोला बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा। और इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बाद आपका आ रहा है, ये सब इलास्टिसिटीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, इलास्टिसिटीज के बाद आपका यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बात करेगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक नया टॉपिक आपको देखने को मिला, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आपने जो अपनी माइक्रो में पढ़ा होगा, वो माइक्रो में आपने पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद ना ये कॉन्सेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इस पे मैं आना चाहता था, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो क्या टॉपिक मेरे को बताना है, देखो सुनो, मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या करना है आपको, मैंने आपको दोनों के अदर फैक्टर्स पढ़ा दिए। ठीक है, किन दोनों के अदर फैक्टर्स, मैंने आपको डिमांड के भी पढ़ा दिए अदर फैक्टर्स, और सप्लाई के भी अदर फैक्टर्स पढ़ा दिए। ठीक है, तो एक होमवर्क क्या है आपका कि आपको ना दोनों के अदर फैक्टर्स पढ़ के आने, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, 2 चार्ट्स बनवाऊंगा, इंस्टेड एक भी नहीं 2 चार्ट्स बनवाऊंगा, और वो 2 चार्ट्स में मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, और ये जो इन्होंने डायग्राम बना रखा है ना शिफ्टिंग वाला, ये भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल कर्व तो आपको पता है, डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड, और सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको अभी तक जितना बताया गया, जो फैक्टर्स पढ़ाए गए, वो रिवाइज करके आने, क्योंकि वो रिवाइज नहीं होंगे तो ये चार्ट समझ में नहीं आएगा, और ये शिफ्टिंग समझ में नहीं आएगी कि यार ये कैसे हो रहा है, ये इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं समझ में नहीं। तो अगर आपको ये समझना है तो आपको
अभी तक का डिमांड का सारा कॉन्सेप्ट, सप्लाई का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इन दोनों चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। दोनों चीजों को रिवाइज करने के बाद मैं आपको 2 चार्ट्स बनवाऊंगा और उन 2 चार्ट्स में पूरा चैप्टर में कवर कर दूंगा, यानी कि 2 चार्ट्स के अंदर पूरा डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को समझाने वाला सेम कॉन्सेप्ट आपका सप्लाई पे, यानी इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये डिमांड में भी है, यही सेम कॉन्सेप्ट डिट्टो सप्लाई में भी है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, डिट्टो कॉन्सेप्ट किसमें, सप्लाई में। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको चार्ट वाइज समझाऊंगा, ठीक है। और बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, मूवमेंट, शिफ्टिंग, सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाएगा। वो चार्ट में बनवाऊंगा आपको प्रॉपर, बट वो तब समझ में आएगा जब आप अगली क्लास में पढ़ के आएंगे कि सर हमको सारी चीज क्लियर है, डिमांड क्या है हमको क्लियर है, सप्लाई क्या है हमको क्लियर है, बात समझ में आ गई जी। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो बेटा इसका कोई समझ में कोई यूज नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आज आज हमने सप्लाई में क्या पढ़ा है, आज हमने सप्लाई में पढ़ा है, तो सर सप्लाई क्या होती है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस बाय अ सेलर, वो सप्लाई होती है, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल होती है, एक्चुअल सेल इज नॉट सप्लाई, ऑफर्ड फॉर सेल है। सर लॉ ऑफ सप्लाई का बोलता है सेटरेस पैरेबस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर किसी गुड का ओन प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ओन प्राइस घटेगा सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा है अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स फैक्टर्स। एल्जेब्रिकली अगर आपको लिखना है तो QX इक्वल्स टू F, ब्रैकेट में फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है सर। कितने तरीके की सप्लाई होती है, 2, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ठीक है सर। सप्लाई के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसके अलावा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, थर्ड गोल ऑफ द फर्म, फोर्थ नंबर ऑफ फर्म्स, फिफ्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सिक्स्थ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेवेंथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और एट इज टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी। तो हर केस में मैंने आपको बताया कि किस किस केस में कैसे कब सप्लाई किसकी वजह से बढ़ती है किसकी वजह से घटती है, वो आपको याद रखना है सारा, ठीक है। बट जब हम अजम्पशंस की बात करेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई कुछ चीजों को अज्यूम करके चलता है, वो क्या चीजें हैं, ये जो मैंने 7 अदर फैक्टर्स पढ़ाए ना आपको, 8 फैक्टर्स टोटल मैंने बोले अभी आपके सामने, तो उनमें से जो 7 अदर थे, किसको छोड़ के, प्राइस को, ओन प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स थे, वो अदर फैक्टर्स जो रहेंगे क्या रहने वाले हैं, आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। और जब वो अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो वो ऑपरेट करेगा। और लास्ट में मैंने आपको जाते जाते एक चीज और सिखाई कि सर एक्सेप्शंस क्या होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। एक्सेप्शंस आर आपके नेचुरल गुड्स यानी एग्रीकल्चरल गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं पेरिशेबल गुड्स और ऑक्शन सेल, ठीक है। ये 4 चीजों पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। समझ में आ गई जी बात यहाँ तक। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है, यू कैन टेक्स्ट मी आउट। आप कोई भी आप मेरे को डाउट है आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करें, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपको डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है बेटा, सब कुछ क्लैरिफाइड रखना है, क्योंकि देखो छोटी सी भी डाउट आप दिमाग में लेकर चलोगे ना कि यार मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, चल छोड़ होता होगा, तो वो ना आपका आगे चलकर बहुत बड़ा हो जाएगा और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर कहीं पर भी वो चीज कनेक्ट होती है ना तो वो समझ में नहीं आती और फिर वो कॉन्सेप्ट भी आपका बेकार हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको साथ के साथ पढ़ना है, आपको साथ के साथ रिवाइज करना है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज, उसके एमसीक्यूज के बारे में भी बात करेंगे हम कि एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, वो आपको रिवाइज मतलब प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगे और आपकी कमांड हो जाएगी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाँ यार मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। आईसीएसआई के जो मॉक टेस्ट ऑलरेडी साइट पर हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो ई बुलेटिन आईसीएसआई इशू करता है सब कुछ करवाऊंगा मैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। बट स्टेप वाइज करेंगे, मतलब पहले चैप्टर खत्म करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, देन वी विल शफल टू एमसीक्यूज, देन वी विल शिफ्ट टू ई बुलेटिन, देखेंगे उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आए हैं उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी आउट एनी टाइम, बट ये ध्यान रखना बेटा कि एक्यूमुलेट नहीं करना है चीजों को। अगर आप एक्यूमुलेट करोगे इट विल बी योर लॉस, क्योंकि एक्यूमुलेशन लीड्स टू प्रेशर। आपका एक्यूमुलेशन कल को चलकर प्रेशर बना देगा कि सर एक समझे इतना सब याद नहीं हो रहा। तो जब आपको इतना सब याद नहीं हो रहा तो आप एक काम करें, साथ के साथ याद करते चलें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गई जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट हम जो बात करेंगे, जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको यहाँ तक रिवाइज कर लेना है। थैंक यू सो मच, आपको यहाँ तक पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय।